हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। आज हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन पे क्या होती है। तो आज हमारा टॉपिक है कि आपके इक्वेटोरियल लाइन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है। तो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बना है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का यहाँ L, O इज द सेंटर ऑफ दिस डायपोल। तो टोटल लेंथ हो गया 2L, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का आपका सेपरेशन होगा 2L। तो ये क्या बन गया, आपका डायपोल बन गया। तो आप लोगों को इक्वेटोरियल लाइन में आपको बच्चों आपको क्या करना है, ये हो गया आपका पता है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे आपका सेंटर ऑफ डायपोल पे जाना है। उस सेंटर ऑफ डायपोल से आप लोगों को एक परपेंडिकुलर मतलब लाइन ड्रा करना है। वो परपेंडिकुलर लाइन चाहे ऊपर हो चाहे आपका नीचे हो। आप उस परपेंडिकुलर लाइन को आप ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं, तो आपका ये नीचे भी कर सकते हैं। तो ये लाइन बन गया आपका इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन में आप एक्सियल लाइन के मिड पॉइंट पे जाना है, इसके बाद उस पर परपेंडिकुलर ड्रा ऊपर करना है। ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रा किया, तो P इज द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। आप इस तरह नीचे भी जा सकते हैं, इसमें आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बच्चों, P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ड्यू टू माइनस क्यू एंड ड्यू टू प्लस क्यू। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये बता दूं, ये P माइनस क्यू प्लस क्यू इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप इस ज्योमेट्री को देख के आप ये पता कर सकते हैं कि आप लोगों का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप लोगों को पता है बच्चों कि ये आपका एंगल थीटा होगा, ये भी आपका एंगल थीटा होगा। दूसरा आपका बच्चों, ये वाला साइड और ये वाला साइड ऑलवेज इक्वल। तो बच्चों, O से P तक डिस्टेंस को बोला मैंने R। व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पोल एंड द पॉइंट P, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। इसके बाद बच्चों, ये बन गया अब R, ये बन गया L। तो ये बन गया आपका एक ट्रायंगल बन गया P O प्लस Q, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को आपका ये बच्चों बन गया आपका बेस, दिस इज आपका परपेंडिकुलर। तो आप पे P प्लस Q आपका ये बन जाता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो मैंने हाइपोटेन्यूज लगाया पाइथागोरस थ्योरम पे। तो हाइपोटेन्यूज पता है बच्चों आपका हाइपोटेन्यूज किसका होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है बच्चों। हाइपोटेन्यूज हमने स्क्वायरिंग, हाइपोटेन्यूज हमने जगह पे आ गया। इसके बाद बेस का स्क्वायर, बेस क्या आ गया बच्चों, एल स्क्वायर। आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया बच्चों, आपका आर स्क्वायर। तो क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज से मैंने जो स्क्वायरिंग हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन गया, ये वाला यहाँ पे स्क्वायर रूट बन गया। तो ये बन गया बच्चों आपका हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बच्चों, अभी मैंने कहा कि आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका ये वाला अगर साइड और ये वाला साइड हमेशा आपका इक्वल होगा। तो ये वाला अगर P2 प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, तो ये वाला भी आपका P2 माइनस क्यू भी आपका क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये डायग्राम बना के इसके बाद उसमें जो भी टर्म आते हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद P पॉइंट पे मुझे देखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये P पॉइंट क्या है, आपका इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। इक्वेटोरियल लाइन मैंने ड्रा किया, उस इक्वेटोरियल लाइन पे मैंने एक पॉइंट P वहां पे मेंशन किया। उस पॉइंट पे P पे मुझे देखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इक्वेटोरियल लाइन वाला थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि इसमें आपको वेक्टरली ऐड करना है बेटा। देखो बच्चों, कल जो हमने किया था उसमें एक्सियल लाइन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन में क्या होता था, E2 माइनस E1 होता था। उसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी। तो इसमें थोड़ा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का थोड़ा रूल चलेगा। तो P पॉइंट पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E1 इज द, अब यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया बच्चों, व्हाट इज E1? E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू। E1 को मैंने रिप्रेजेंट किया है P पॉइंट पे जो आपका माइनस क्यू मतलब प्रोड्यूस कर रहा है। तो E1 का आपका मैथमेटिकल क्या होगा कि ये हमें पता है, इज द सोर्स चार्ज, इट इज द क्यू अपॉन आपका आर स्क्वायर आता है। यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर, यहाँ पे रूल के हिसाब से यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर लगाने से क्या होगा, देखो बच्चों, व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द P2 माइनस क्यू। P2 माइनस क्यू, P2 माइनस क्यू का जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों, अगर यहाँ पे तो ये
ये वाला इस तरह होगा बच्चों, अंडर रूट क्यू अपॉन आर स्क्वायर रहता है। रूल के हिसाब से क्या होता है, आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द माइनस क्यू एंड पॉइंट पी। तो आर स्क्वायर, व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। आर का डिस्टेंस क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बच्चों ये आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट ये क्या बन जाएगी, तो इसका डिस्टेंस, तो उसको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हुआ, तो आपका क्यू E1 का वैल्यू क्या आएगा, के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होने से क्या होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आएंगे। अब E1 का डायरेक्शन क्या होगा, ये बच्चों बन गया यहाँ का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द E1? E1 का मैग्नीट्यूड बन गया के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? डायरेक्शन हमें पता है बच्चों कि आपका माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगा। तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, ये देखो बच्चों मैंने P2 कहाँ लगाया, माइनस Q लगाया है, और E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, इसका डायरेक्शन हमेशा इस तरफ इनवर्ड की तरफ लाएगा, माइनस Q की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों E2, व्हाट इज E2? इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। E2 वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका प्लस Q प्रोड्यूस कर रहा है। तो P पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वही होगा, ये देखो बच्चों, E2 इज इक्वल टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, फिर वही Q आएगा, अपॉन क्या आएगा, अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर आपका करना है। तो यहाँ क्यों आएगा बच्चों, फिर वही होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, फिर वही आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो E1 ऑलवेज इक्वल टू E2। कल वाले जो एक्सेल लाइन में हमने पढ़ा था बच्चों, तो वहां पे आपका E1 डस नॉट इक्वल टू E2। मैग्नीट्यूड के हिसाब से E1 और E2 आपका इक्वल नहीं आ रहा था, यहाँ पे आपका E1 और E2 आपका इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है आपका डिफाइंड है। देखो बच्चों, E1 का डायरेक्शन इधर है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ E2? E2 P पॉइंट पे जो आपका E2 का डायरेक्शन होगा, तो सोर्स चार्ज आपका प्लस Q है, प्लस Q की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाते हैं हो हमेशा अवे द सोर्स चार्ज होते हैं। इसीलिए मैंने जो डायरेक्शन किया है E2 का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, प्लस Q टू P इस तरफ होगा, और E1 का डायरेक्शन इधर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे हमेशा एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट पे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपका भले उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, भले यहाँ पे देखो बच्चों E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 E2 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 ऑलवेज इक्वल टू E, दोनों के बीच में मैंने E रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड E1 E2 ऑलवेज इक्वल इन इक्वेटोरियल लाइन पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम होने से नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो होगा। भले आपका मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है, लेकिन उनका डायरेक्शन आर डिफरेंट। E1 का डायरेक्शन इधर रहता है, E2 का डायरेक्शन इधर आता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, एट पॉइंट P पे E1 इधर की तरफ आ रहा है, E2 इधर की तरफ जा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसको दिखाने के लिए हमेशा हम जाएंगे बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलते हैं बच्चों, अगर दो वेक्टर हो, मान लो ये हुआ E1 इज द फर्स्ट वेक्टर, मान लो ये हुआ हमें था E2, आपका ये हुआ आपका E2 दो वेक्टर, ये आपका मान लो ओरिजिन हुआ। तो E1 इज द फर्स्ट वेक्टर, E2 सेकंड वेक्टर। मान लो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर रिलेशन बोलता है E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ होगा, इन दोनों का सम कहाँ की तरफ होगा। तो क्या बच्चों हम ऐसे करेंगे कि E1 और E2 को हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आपका ड्रा हुआ। तो इसके बाद क्या होगा, E1 एंड E2 इज द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के दो साइड आपका रिप्रेजेंट करता है E1 इन E2। अगर E1 और E2 दो साइड रिप्रेजेंट करता हो पैरेललोग्राम का, एडजेसेंट से रिप्रेजेंट करता हो पैरेललोग्राम का, तो इन दोनों वेक्टर का आपका रिजल्टेंट वेक्टर और इज ऑलवेज इक्वल टू E1 प्लस E2। इन दोनों का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगा, अलोंग द डायगोनल होगा। तो यह होगा आपका E1 प्लस E2। तो E नेट
ऑलवेज अलोंग द डायगोनल। ये बोलता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर रिलेशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर रिलेशन क्या बोलता है, अगर आपके पास दो वेक्टर हो E1 E2, दे आर रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के दो आपका एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बच्चों वो हमेशा अलोंग द डायगोनल होगा, अलोंग द डायगोनल। मान लो यहाँ ए वेक्टर है, यहाँ ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो इसको मैं पैरेललोग्राम से इसको क्या करता हूँ, इसको पैरेललोग्राम बनाता हूँ। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट सम कहाँ होगा, अलोंग द डायगोनल होगा। सी इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर आएंगे, वो हमेशा क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी हमेशा अलोंग द डायगोनल जाएंगे। ये बच्चों आप लोगों को बोलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर रिलेशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर रिलेशन के हिसाब से आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अलोंग द डायगोनल होगा। तो यहां से आपका एक बात ये नजर आता है बच्चों कि कल वाले में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो रहा था। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जा रहा था उसी डायरेक्शन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था। तो आज के जो टॉपिक है इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अपोज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखो बच्चों आपका लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसका अपोजिट होगा। तो बच्चों अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, ये अगर थीटा होगा ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ज्योमेट्री हम थोड़ा लगा देंगे। अगर ये थीटा होगा ये भी आपका थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा ये भी आपका थीटा होगा, तो मैंने थोड़ा ज्योमेट्री लगाया है। इसके बाद आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहा मैंने बच्चों ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हमेशा उसका अपोजिट ही होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमेशा पी पॉइंट पे आपका E1 और E2 को आपको रिजोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 11 में पढ़ा है कि आपका कैसे आपका वेक्टर जो है रिजोल्व किया जाता है, कैसे उसको कंपोनेंट वाइज में आपका ब्रेक किया जाता है। तो बच्चों ये देखो आपका, ये देखो E1 यहां जा रहा है, तो ये बन गया उसका हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे E नेट जा रही है, यहाँ पे बन गया आपका थीटा। तो E1 को अगर कंपोनेंट वाइज में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो E1 के दो कंपोनेंट बनेगा। E1 एक तो बन जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा बच्चों आपका E2 E1 sin थीटा। जिसके साथ जिस कंपोनेंट के साथ आपका एंगल बनता है बच्चों वहां पे आपका cos थीटा आएंगे, जिसके साथ आपका एंगल नहीं बनता है वो हमेशा क्या होगा, sin थीटा होगा। तो E1 के दो कंपोनेंट बन गया। व्हाट इज E1 एज इलेक्ट्रिक फील्ड टू माइनस Q। E1 P पॉइंट पे आपका दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया मैंने बच्चों। E1 के दो कंपोनेंट हो गया, पहला होगा E1 cos थीटा, इसी की तरफ आएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में, और E1 sin थीटा आपका जाएगा वर्टिकल डाउनवर्ड में जाएंगे। तो ये बन गया बच्चों E1 sin थीटा जो डाउनवर्ड में जाएंगे, और ये वाला हॉरिजॉन्टल बच्चों आपका E1 cos थीटा आएंगे। इसी तरह आपका P पॉइंट पे आपका E2 का भी दो कंपोनेंट हम बना देंगे बच्चों। E2 पे आपका ये बन गया बच्चों आपका E2, ये बन गया आपका E2। व्हाट इज द E2? इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। तो E1 को भी हम रिजॉल्व कर देंगे। एक तो क्या आएगा हॉरिजॉन्टल में, दूसरा क्या आएगा वर्टिकल लाइन में। तो हॉरिजॉन्टल के साथ आपका एंगल बनता है थीटा। तो E2 का इस हॉरिजॉन्टल में आपका कंपोनेंट क्या आएंगे, आपका आएगा E2 cos थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज E2 sin थीटा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे बता दिया, देखो E2 cos थीटा, तो E2 को मैंने रिजोल्व कर दिया दो कंपोनेंट में। E2 का रिजोल्यूशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल आएगा E2 cos थीटा, अलोंग द वर्टिकल आएगा आपका E2 sin थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P में क्या होगा, इन सारे कंपोनेंट को हमेशा ऐड करना पड़ेगा, वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बेसिकली क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, E1 cos थीटा आएंगे बच्चों, E1 cos थीटा प्लस दूसरा E2 cos थीटा आएंगे, फिर इसके बाद प्लस आएगा E2 sin थीटा अवॉर्ड जा रहा है E2 sin थीटा, लेकिन माइनस में आपका E1 sin थीटा, E1 sin थीटा।
E1 sin थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका E1 के भी 2 कंपोनेंट आएंगे, आपका E2 के भी 2 कंपोनेंट आएंगे। लेकिन बच्चों आप लोगों को ये बता दूं, अभी मैंने कहा कि आपका E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। देखो बच्चा, E1 E2 और E1 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर यहाँ पे मैं E लिख दूं, यहाँ पे भी E आएगा, यहाँ पे भी E आएगा, साइन थीटा साइन थीटा। तो आप लोगों को पता है अगर किसी पॉइंट पे 2 वेक्टर हो, मान लो E इज द वेक्टर, ये भी आपका वेक्टर है बच्चों, ये भी आपका वेक्टर है, 2 वेक्टर दे आर इन सेम मैग्नीट्यूड, सेम, मेरे साइन थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, 2 वेक्टर E दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उनका E है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन हो, अगर 2 वेक्टर दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट आर अपोजिट डायरेक्शन, दे कैंसल ईच अदर। तो क्या होगा, E1 sin थीटा नीचे आ रहा था, E2 cos थीटा ऊपर जा रहा था। तो अभी मैंने कहा बच्चों E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम होने से क्या होगा, यहाँ पे भी E आएंगे, यहाँ पे भी E आएंगे। तो E1 sin थीटा E1 sin थीटा E sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। तो कैंसल होने से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो आपको एक चीज याद रखना है, P पॉइंट पे आपका इक्वेटोरियल आपका केस में आपको ये चीज याद रखना है बच्चों कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, हमेशा वो कंपोनेंट आएंगे जो कंपोनेंट आपका cos थीटा ही आएगा। तो sin थीटा की कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ P पॉइंट पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ द cos थीटा। तो मैंने क्या कहा, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये देखो E1, अभी मैंने कहा E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या रहा बच्चों, E1 cos थीटा E2 cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आएगा बच्चों, ये बन गया बच्चों E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसके बाद E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, इसीलिए मैंने क्या रखा, E cos थीटा E cos थीटा। दोनों को ऐड करने से क्या होगा बच्चों, 2E cos थीटा। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पे फिर इसको लिख दूं कि आपका 2E cos थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इक्वल टू 2E cos थीटा। What is E? E is the electric field due to माइनस क्यों, ड्यू टू प्लस क्यों, क्योंकि E का मैग्नीट्यूड क्या होता है हमें पता है, E is always equal to E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 always equal to मैग्नीट्यूड ऑफ E2। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या था बच्चों, K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अभी हमने निकाला था। इसके बाद आपका इस ट्रायंगल में cos थीटा निकालेंगे। देखो बच्चों इस ट्रायंगल में हम cos थीटा निकालेंगे, PO प्लस Q, या इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में। cos थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है आप इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने cos थीटा लगाया, बेस क्या होता है आपका L अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ गया बच्चों, ये वाला R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, पावर 1/2। तो इसको हल करने से क्या आएगा बच्चों, E नेट क्या होगा, तो बच्चों E नेट इज इक्वल टू, तो बच्चों E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आएगा बच्चों, 2KQL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, बेस आर सेम, पावर ऐड होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू K, यहाँ पे रखेंगे Q इंटू 2L लगाएंगे, हम यहाँ पे डायपोल मोमेंट लाते हैं, अभी पता है हमें, जो यही तो हमने एक्सेल के केस में भी किया था। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू Q इंटू 2L क्या होता है आपका डायपोल मोमेंट P अपॉन क्या आ गया बच्चों, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज़ टू पावर आपका 3/2। इसके बाद बच्चों आपका एक जनरल केस ले लेंगे, जनरल केस में कल भी हमने लिया था। जनरल केस में क्या होता है बच्चों, आपका डायपोल लेंथ इज ऑलवेज लेस देन R। एक जनरल केस लाया था
स्पेशल केस नहीं है, ये जनरल होता भी है। एक जनरल केस लेंगे हम। जनरल केस में क्या होता है बच्चों, आपका ये आपका आर, what is r? r is the distance of p from the center of the pole. What is l? l is the length of the pole. जनरली हमने कहा था कि आपका पोल कर लेंगे हमेशा माइक्रोमीटर में होता है, और हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड द पी हमेशा क्या होता है आपका सेंटीमीटर में होता है। तो जनरली क्या होगा आपका r इज वेरी वेरी लार्ज देन l। तो हमने क्या किया था, l बहुत छोटा होता है, तो l स्क्वायर भी क्या होगा आपका बहुत छोटा होगा, अप्रोच टू जीरो ही लगा देंगे। तो ये क्या होगा बच्चों, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया, एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसका आंसर बन गया क्या, बन गया 0। तो आपका 3/2, ये 2 कैंसिल हुआ बच्चों, तो क्या आएंगे, तो लास्ट में हमें क्या आता है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या आता है, के आपका P डिवाइड बाय आर की रेस्ट पर 3। अगर ये आपका मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे वेक्टर आएंगे बच्चों, यहाँ पे वेक्टर आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म यहाँ पे लिख दूं। नेगेटिव टर्म का मतलब है कि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर जा रही है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। तो एक्सियल लाइन में क्या हो रहा था आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इस केस में क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहाँ होगा और डायपोल मोमेंट यहाँ पे होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा P का हमेशा उसका अपोजिट ही होगा। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, आपका माइनस। अगर एक्सियल लाइन पे हम लिखेंगे, देखो बच्चों इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्सियल लाइन के साथ। ई एक्सियल लाइन क्या होता था, कल जो हमने प्रेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब था। ये था कल जो प्रेस वाले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सियल लाइन पे जो आपका होगा ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब होगा। तो आपका यहाँ पे मैं ई एक्सियल लिख दूं, ए एक्सियल लाइन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टू, ये क्या बन गया बच्चों, के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब, ये क्या बन गया, ई नेट। कौन सा, ई इक्वेटोरियल। तो यहां से आपका क्या आ गया बच्चों, ये वाला एक इंपॉर्टेंट आपका एक स्टेटमेंट बनता है कि एक्सियल लाइन पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इक्वेटोरियल लाइन से आपका दुगना होगा। अगर मान लो एक्सियल लाइन पे हम क्या रखेंगे, आर दोनों की केस में इक्वल रखेंगे। एक डायपोल है, मान लो एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन ये वाला हुआ तो आर दोनों में इक्वल रखेंगे। एक्सियल लाइन हो या ई एक्सियल हो या ई इक्वेटोरियल हो, अगर बच्चों अगर ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल दोनों में अगर आर सेम रखेंगे, आर दोनों का सेम रखेंगे, सेम डिस्टेंस पे अगर हम ई का वैल्यू निकालेंगे तो आपका एक्सियल लाइन पे जो आपका ई का वैल्यू होगा वो हमेशा इक्वेटोरियल लाइन से आपका 2 गुना आपका ज्यादा ही होगा। तो आपका एक मेन एक्सप्रेशन बनता है बच्चों, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिवाइड आर क्यूब। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो बच्चों आज ये कंप्लीट हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर हो उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।